सो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम इट्स मी दानिश अली। आज जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसमें भी जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा जो मेन फोकस होगा वो हम देखेंगे कि किसी भी आईआर स्पेक्ट्रम को हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं या फिर रीड कर सकते हैं। सो जल्दी जल्दी से हम जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक है उसको कवर कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है उसको देखेंगे। शुरू करते हैं। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी मदद से हम बता सकते हैं कि किसी भी जो हमको सैंपल दिया गया कंपाउंड दिया गया उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन की फिजिकल कंडीशन से हम नहीं बता सकते कि ये जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है या नहीं हो चुका, तो उसके लिए हम फिर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। जैसे स्क्रीन पे आपको एक रिएक्शन नजर आ रहा है जिसमें जो रिएक्टेंट है हमारा वो एल्डिहाइड है और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो अल्कोहल है। जब हम इसको चेक करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से चेक करेंगे तो अगर एल्डिहाइड यानी कि रिएक्टेंट ही मौजूद हुआ तो उसकी जो पीक है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1700 पीक आएगी कार्बोनाइल की, ठीक है, जो कि एल्डिहाइड में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है तो फिर हमारे पास जो पीक आएगी वो कार्बोनाइल की 1700 पे पीक नहीं आएगी बल्कि जो OH है उसकी पीक हमारे पास आएगी, जो कि एक खास पीक होती है, ब्रॉड पीक होती है और वो तकरीबन तकरीबन 2400 से लेके 3400 तक आती है। और भी इस तरह की पीक्स हैं जिनसे हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो चुका है या जो भी हमें कंपाउंड दिया गया उसके बारे में हम बता सकेंगे कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं और इंटरप्रेट कर सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अगर हमको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी समझनी है तो जो दो हमारे पास एटम्स हैं उसको एज अ कोई भी मैस कंसिडर कर लें और जो उनके दरमियान बॉन्ड है उसको हम एज अ स्प्रिंग कंसिडर कर लेते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि जो हमारे पास दो एटम्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता, वो वाइब्रेट करता होता है। जब हम उस बॉन्ड पे क्या करते हैं उस पे आई या रेडिएशंस फॉल करवाते हैं तो जो उनकी वाइब्रेशंस हैं वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। और जो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि जब हम उस पे, फिर मैं आपको बता दूं कि आई या रेडिएशंस फॉल करवाते हैं तो जो उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। हम इसको आगे और मजीद समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक फार्मूला दिया हुआ है, हुक्स लॉ का एक फार्मूला है, एक रिलेशनशिप है। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें बहुत हेल्प करेगा हमारे कंसेप्ट्स क्लियर करने में। सबसे पहले उस रिलेशनशिप को देख लेते हैं। उसमें क्या है कि वेव नंबर है वो इज इक्वल टू 1/2πc अंडर रूट के ओवर म्यू। इसमें जो आपको 2π तो आपको पता है c स्पीड ऑफ लाइट है और जो k है वो फोर्स कांस्टेंट है। जितना कोई बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ही उसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा। ये डिपेंड करता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। और जो नीचे म्यू है वो एक्चुअली रिड्यूस मास है, उसको हम आगे वाली स्लाइड में कवर करेंगे। इस स्लाइड में हम देख लेते हैं कि जो वेव नंबर है, एक्चुअली एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि मैं अब जो वेव नंबर है वो टर्म यूज नहीं करूंगा। जो वेव नंबर है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो हम इसको फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे, हम वेव नंबर बोलने की बजाय फ्रीक्वेंसी टर्म ही यूज करेंगे। जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है जो जो हमारा जो फोर्स कांस्टेंट है वो बढ़ता है। फोर्स कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया है कि जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा और जितना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा उतनी ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी होगी। नीचे देखें तो आपको एग्जांपल नजर आएंगी। ये पहले C सिंगल बॉन्ड C है, फिर C डबल बॉन्ड C है और फिर C ट्रिपल बॉन्ड C है। हम जानते हैं कि जो C सिंगल बॉन्ड C है उसकी स्ट्रेंथ कम है किसकी निस्बत C डबल बॉन्ड C की, और जो C ट्रिपल बॉन्ड C है वो उन दोनों से, जो C सिंगल बॉन्ड C है उससे भी और जो C डबल बॉन्ड C है उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं
कि सी सिंगल बॉन्ड कम स्ट्रांग था तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1200 पर सेंटीमीटर आई है, और जो उससे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड था उसकी फ्रीक्वेंसी 1650 पर सेंटीमीटर आई है। ठीक है, और इसी तरह जो सबसे स्ट्रांग था ट्रिपल बॉन्ड वो 2150 पर सेंटीमीटर आई है। सो इसी फार्मूले को हम आगे ज्यादा समझेंगे। अब इधर देखें कि जो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेव नंबर फ्रीक्वेंसी, इसको मैं कह रहा हूँ जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिड्यूस मैस की। रिड्यूस मैस ये होता है जो भी हमारे पास दो एटम्स हैं M1 M2 उनका मैस डिवाइडेड बाय उनका सम दोनों का। सो जितना जितना भी मैस बढ़ता जाएगा तो मैस बढ़ने की वजह से जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाएगी। मैं रिपीट कर देता हूं कि मैस बढ़ने की वजह से जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाएगी। सो यहाँ आप लोग जब ये नीचे देखें तो इसमें सबसे पहले देखें कि CH लिखा हुआ है, फिर CC है, फिर CO है, फिर CL है, CBr है, CI है। सो आपको पता है कि C का जो मैस है और H का मैस वो कम है किसकी निस्बत, अगर CC अटैच हो। अगर CH H अटैच है, C और H अटैच है तो उनका जो मैस है वो कम होगा किसकी निस्बत, अगर दो एटम CC अटैच है। सो आपको पता है कि C का जो मैस होता है वो 12 होता है और जो H का वो 1 है। सो इन दोनों का 13 बन रहा है। तो जो आगे वाला है वो CC है, दोनों का 12 होता है। सो इस तरह से जब हम मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो मैस है वो इंक्रीज करता जा रहा है और जो रिड्यूस मैस है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर हम इसको फार्मूले में पुट करके भी देखेंगे तो जो रिड्यूस मैस है वो भी हमारा इंक्रीज करेगा। तो रिड्यूस मैस इंक्रीज करने की वजह से मैंने आपको बताया चूंकि इसका और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है, तो रिड्यूस मैस इंक्रीज करने की वजह से जो वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज करेगी। सो यहाँ पे आप देखें कि जो CH है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3000 पर सेंटीमीटर, और जो CC है उसकी कितनी है, 1200 पर सेंटीमीटर। यानी कि जो ही रिड्यूस मैस बढ़ा है तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है, और यही पैटर्न आगे भी फॉलो हो रहा है। जो CO है उसकी 1100 फिर और कम हो गई है, फिर और कम, और सबसे कम जो CI है क्योंकि इनका मैस सबसे ज्यादा है तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 500 पर सेंटीमीटर है। सो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है इसमें उसने दोनों कंसेप्ट्स को इकट्ठा करके बताया कि जो वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो फोर्स कांस्टेंट है उसके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस मैस की। सो अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है या वेव नंबर है वो हाई होगी, वीक बॉन्ड है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी लो होगी और जो फोर्स कांस्टेंट है वो भी कम होगा। और जो उसकी दूसरी साइड पे अगर हम उसको रिड्यूस मैस के साथ देखें तो अगर हैवियर एटम्स हैं, दो एटम हैवियर हैं, अटैच हैं, तो उनका रिड्यूस मैस क्या होगा, वो ज्यादा होगा, और जो उनका हमारे पास वेव नंबर है वो कम होगा। इसी तरह अगर लाइटर एटम है, हल्के हैं, तो उनका रिड्यूस मैस जो है वो कम होगा और जो उनका वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी। सो आगे मूव करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें मोड्स ऑफ वाइब्रेशन दिए गए हैं। सो दो तरह की वाइब्रेशंस हो सकती हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और बैंडिंग वाइब्रेशंस। और जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसको मजीद डिवाइड किया गया है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग्स में और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग्स में। सो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या होती है और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या होती है। सो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में आप देखेंगे जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल दिया गया है, ये ऑक्सीजन है और ये दोनों उसके साथ H अटैच है, ये ऑक्सीजन और इस दोनों H अटैच है। सो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में देखें कि ये दोनों H हैं, ये एक साथ ही अवे फ्रॉम द ऑक्सीजन मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है उसमें क्या होता है कि एक अवे फ्रॉम द ऑक्सीजन मूव कर रहा है और दूसरा टुवर्ड द ऑक्सीजन मूव कर रहा है। सो ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में डिफरेंस है। एक और बात जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जो स्ट्रेचिंग्स हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, उसकी वैल्यू हमेशा कम आती है
एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वैल्यू से, यानी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वैल्यू से। जैसे यहाँ आप देखें कि मिथाइल की जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है वो 2872 पर सेंटीमीटर है, लेकिन जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है वो 2962 पर सेंटीमीटर है। इसी तरह एनहाइड्रेट के केस में, अमाइन के केस में, नाइट्रो के केस में जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वैल्यूज हैं वो ज्यादा है और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वैल्यूज कम आएंगी, जो हमेशा कम ही आती है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे हमने देखा था कि स्ट्रेचिंग की टू टाइप्स हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसी तरह जो बेंडिंग है उसकी आगे से चार टाइप होती हैं, सीजरिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग और वैगिंग। सो ये अगर आपको एरो नजर आ रहा है तो जो सीजरिंग है वो इन प्लेन बेंडिंग होती है। इसमें क्या होता है कि ये जैसे अगर हम इसको देखें, ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जिस तरह कैंची मूव करती है एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका ऑपोजिट होता है रॉकिंग, वो होता तो ये भी इन प्लेन बेंडिंग है, लेकिन इसमें क्या है कि ये दोनों बॉन्ड्स जो आप देख रहे हैं ये एक तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो सीजरिंग था उसमें क्या था कि दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन जो रॉकिंग है उसमें दोनों एक तरफ मूव कर रहे हैं। सो दूसरी साइड पे जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग्स हैं उनमें वैगिंग और ट्विस्टिंग आ जाता है। सो इसमें अगर आप देखें, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे ये दोनों प्लस के साइन शो कर रहे हैं, सो ये दोनों कैसे मूव करेंगे, दोनों जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि हमारी तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, दोनों जो प्लस हैं। लेकिन अगर हम इसको ट्विस्टिंग को देखें तो इसमें क्या है कि एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि एक हमारी तरफ मूव कर रहा है और एक बैक साइड पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये कुछ नेक्स्ट स्लाइड में कुछ टर्म्स हैं जो हमने इनको जब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो ये आप इनको देखेंगे। इसमें क्या है कि कॉम्बिनेशन बैंड्स, डिफरेंस बैंड्स और फर्मी रेजोनेंस, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये कुछ जैसे ये एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से ट्रांजिशंस होती हैं, जैसे फर्स्ट ये जो ग्राउंड स्टेट है V0, इससे ट्रांजिशन होगी। V0 से V1 सही है, फिर V0 से V2 हो सकती है, V3 V4 हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो V0 से पहली ट्रांजिशन होती है इसको हम कहते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन या फंडामेंटल वाइब्रेशन कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ से V0 से V2 तक उसकी ट्रांजिशन हो तो उसको हम ओवरटोन कहते हैं और उसको हम फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे। इसी तरह अगर V3 तक हो जाए तो उसको हम सेकंड ओवरटोन और सो ऑन इस तरह कहते हैं। जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है और जो ओवरटोन है, ठीक है, इनके जो कपलिंग रिजल्ट आता है, कपल होके जो वाइब्रेशन हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं फर्मी रेजोनेंस। ये आपको समझ आ गया। और जो कॉम्बिनेशन बैंड है वो दो कोई भी बैंड्स जब सम होते हैं, दो इंटरेक्टिंग बैंड्स का सम होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन बैंड। और डिफरेंस बैंड इसका अपोजिट है कि उनके डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, दो इंटरेक्टिंग बॉन्ड के डिफरेंस को हम कहेंगे, बैंड्स के डिफरेंस को हम डिफरेंस बैंड कहेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। जो हमारा आज का मेन फोकस है कि किस तरह हम किसी भी आईआर स्पेक्ट्रम को रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आईआर स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस तरह का होता है। इस साइड पे ट्रांसमिटेंस, रिलेटिव ट्रांसमिटेंस होती है, इस साइड पे वेव नंबर होता है और इस तरह से हमको कुछ पीक्स शो हो रही होती हैं। ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम देख लें। एक्चुअली सबसे पहले ये देख लें कि इसका कोई खास तरीका नहीं है कि हम आईआर स्पेक्ट्रम को इस तरह से रीड करें, पहले ये देखें फिर ये देखें फिर ये। लेकिन जिस तरह से मैं आईआर स्पेक्ट्रम को देखता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लें कि कार्बोनाइल की पीक प्रेजेंट है या नहीं। जो कार्बोनाइल की पीक होती है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1700 पर सेंटीमीटर पे आती है। सबसे पहले अगर आप देखें कि कार्बोनाइल प्रेजेंट है तो फिर आपके पास कार्बोनाइल प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड हो सकता है, एसिड प्रेजेंट हो सकता है, अमाइड हो सकता है, ईस्टर हो सकता है, एनहाइड्राइड और कीटोन हो सकता है, वो यहाँ पे मिसिंग है। अगर कार्बोनाइल प्रेजेंट नहीं है
तो ये पांचों या छह चीजें आपकी प्रेजेंट नहीं होंगी, वो आप इन चीजों को फिर नहीं देखेंगे। सो आप इनको इजीली रिमूव कर सकते हैं। सो अगर कार्बोनाइल प्रेजेंट है तो फिर एल्डिहाइड प्रेजेंट हो सकता है। और अब एल्डिहाइड को देखेंगे। सो एल्डिहाइड की जो पीक्स हैं वो टू पीक्स, शोल्डर पीक्स आती हैं। एक पीक जो वो 2750 और दूसरी 2850 पे आती है। सो अगर ये भी नहीं है तो फिर एसिड को देखेंगे। एसिड में जो OH होता है उसकी पीक जो होती है वो ब्रॉड पीक आती है और वो 2400 लेके 3400 तक आती है। एक्चुअली जो OH है वो अल्कोहल में भी होता है, तो मैं आपको अभी बता दूंगा कि अल्कोहल की जो OH की पीक है उसमें और जो एसिड की पीक है उसमें क्या डिफरेंस होता है। सो जो तीसरा अमाइड प्रेजेंट हो सकता है। जो अमाइड की पीक है वो मीडियम पीक होती है, ठीक है, और वो कहाँ पे 3400 पर आती है तकरीबन, ठीक है। सो आगे आप देखें ईस्टर। ईस्टर की जो एक जो पीक है वो तकरीबन 1200 के पास आती है, 1000 से 1300 के बीच आती है। उस पीक को हम देखेंगे। सो जो पांचवा है वो क्या है, एनहाइड्राइड, ठीक है। तो जो एनहाइड्राइड की है वो दो पीक्स आती हैं, ठीक है, एक 1760 पे और एक 1810 पे, ये दो पीक्स आती हैं। सो ये हमारा जो पोर्शन है वो कवर हो गया। अगर कार्बोनाइल प्रेजेंट है तो हम इन चीजों को देखेंगे। आगे देखें, हमने देखना है कि कोई जो हमें सैंपल है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उस IR स्पेक्ट्रम को देख के। सो देखें कि जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हमारे पास पीक आएगी लगभग 1600 पे एक पीक आएगी। और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो जो पीक है वो 2100 से 2200 के दरमियान आएगी। और अगर सी ट्रिपल बॉन्ड एन प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर जो पीक आती है वो तकरीबन 2220 से लेके 2260 तक आती है। सो ये तो हो गया सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड एन की पीक्स। सो नीचे देखें ये तीन चीजें दी हुई हैं, ये sp हाइब्रिडेशन, ये sp2 और ये sp3। सो ये CH की पीक्स होती हैं, ठीक है। अगर C सिंगल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो ये उन चीजों की पीक्स हैं, ठीक है। तो जो सिंगल बॉन्ड CH की पीक है वो तकरीबन 3000 पे आती है, डबल बॉन्ड फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा 3100 पे, और इसी तरह जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ CH है वो 3300 पे आती है। सो अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते करते हमको अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरह इजीली किसी भी जो स्पेक्ट्रम है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं या फिर उसको रीड कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। सो ये एक स्पेक्ट्रा दिया हुआ है, इसमें वैल्यूज आपको दी हुई हैं और साथ बताया भी हुआ है कि किस तरह की पीक्स आती हैं, जिस तरह आप देखें। अच्छा, एक और बात जो मैंने आपको पहले नहीं बताई वो बताता चलूं कि यहाँ से लेके 1500 तक जो हमारा रीजन होता है उसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। और जो 1500 से लेके 4000 तक हमारा रीजन होता है IR स्पेक्ट्रम में, उसको हम फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। सो ज्यादातर जो हमारा काम होता है, इंटरप्रिटेशन होती है, वो फंक्शनल रीजन में रह के होती है, ज्यादातर हम उसको स्टडी करते हैं। सो जैसे देखें कि यहाँ पे जो पीक्स है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड सी की जो पीक्स हैं वो इस रीजन में आ रही हैं, ठीक है, 1500 से लेके तकरीबन 1800 1700 तक, ठीक है। और जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड एन की पीक्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले पीछे भी बता दिए कि वो किस किस जगह पे आती हैं, वो तकरीबन 2000 से लेके 2500 के बीच आ रही है। इसी तरह OH की पीक, NH की पीक और CH की पीक, ये मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पीछे भी बताया है कि जैसे CH की पीक कहाँ पे आ रही है, ये 3000 पे आ रही है, डबल बॉन्ड के साथ CH है तो 3100 पे आ रही है। इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ है तो वो 3300 पे आ रही है, तो पीक इस तरह बढ़ती है। और जो OH की पीक है वो मैंने आपको बताया कि ब्रॉड पीक आती है, ठीक है, इस तरह से ब्रॉड पीक आती है। सो इसको भी हम आगे स्पेक्ट्रम में स्टडी करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखें कि ये एक सवाल है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। सो उसने तीन ऑप्शन दिए हैं और हमको पूछा है कि बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, स्पेक्ट्रम को देख के बताएं। सो सबसे पहले देखें कि जो हमको ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है। सो इन तीनों ऑप्शंस में ये जो रिंग है वो सेम है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, ये सेकेंडरी अमाइन है और ये टर्शियरी अमाइन है। सो इनके लिए अमाइंस के लिए मैंने पहले नहीं था लिखा, सो इसको मैंने अलहदा करके लिख दिया। सो इसको आप देख लें कि जो प्राइमरी अमाइंस हैं वो हमेशा 2 पीक्स शो करते हैं, ठीक है, जैसे मोलर 30 होते हैं बिल्कुल उसी तरह। और जो सेकेंडरी अमाइन है वो एक पीक शो करता है, और जो टर्शियरी अमाइन है वो कोई पीक शो ही नहीं करता। एक्चुअली इसकी पीक होती है NH की पीक होती है। सो यहाँ पे अगर हम प्राइमरी में देखें तो दो NH हमको पीक शो होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक शो होगी और यहाँ पे कोई पीक शो नहीं होगी क्योंकि कोई N के साथ H प्रेजेंट ही नहीं है। सो अब हम स्पेक्ट्रम को देख लेते हैं। तो जब हम इस स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो 3400 के 3200 से 3400 के जो दरमियान है, 3400 के पास जो पीक आ रही है वो एक पीक आ रही है। सो एक पीक होती है, वो मैंने आपको बताया है कि वो सेकेंडरी अमाइंस की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक पीक शो हो रही है 3400 के करीब, ठीक है। सो नेक्स्ट स्पेक्ट्रम को हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें भी हमको जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और जो हमसे पूछा गया कि इनमें से स्पेक्ट्रम को देख के बताएं कि किस स्पेक्ट्रम का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्पेक्ट्रम को देखते हुए हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। सो इसमें मैं आपको एक और चीज भी बताऊंगा कि ये दो चीजें हैं, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और एक रेजोनेंस, ठीक है। इन दोनों चीजों पे भी जो हमारी पीक्स हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। सबसे पहले अभी हम स्पेक्ट्रा को नहीं देखते, इसको देखते हैं। सबसे पहले आप देखें इस ऑप्शन जो डी है उसको देखें। सो इसमें ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ये बॉन्ड शिफ्टिंग यहाँ पे हो सकती है। अगर ये डबल बॉन्ड इस जगह पे शिफ्ट हो तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर ओ के शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो सी डबल बॉन्ड ओ था, अब ये सी डबल बॉन्ड ओ नहीं बल्कि सी सिंगल बॉन्ड ओ बिहेव करेगा, ठीक है। तो जो सी डबल बॉन्ड ओ की पीक थी जो हमारे पास 1700 पे आती है, वो पीक थोड़ी सी पीछे आएगी, ठीक है। सो ये किसका इफेक्ट था, बॉन्ड शिफ्टिंग का या फिर रेजोनेंस का, ठीक है। और दूसरी तरफ देखें कि ये ऑप्शन बी को एक मिनट आप देखें, ठीक है। इसमें जो CH3 लगा हुआ है, ठीक है, CH3 आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या करता है, डोनेटिंग इफेक्ट है इसका, ठीक है। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को CO की तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से जो CO का बॉन्ड है मजीद स्ट्रांग होगा। तो जो इसकी पीक है वो 1700 पे आती है, तो 1700 से थोड़ी सी आगे चली जाएगी, ठीक है। तो ये दो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं कि ये इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने कहा ये आपको बता देनी चाहिए, ठीक है। सो अब हम अपने सवाल की तरफ वापस आते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखें कि ऑप्शन ए जो है उसमें सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट है। जो सी डबल बॉन्ड सी है उसकी पीक हमें पता है कि 1600 पे आती है। तो हम स्पेक्ट्रम को देखते हैं कि 1600 पे कोई पीक प्रेजेंट है, तो 1600 पे कोई पीक प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है ऑप्शन ए क्या है, वो रॉन्ग है, वो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखते हैं, तो सी में भी सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट है, सो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। डी में भी सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट है, सो ये भी ऑप्शन क्या होगा, वो गलत होगा, ठीक है। और आपको पता है कि जो सी डबल बॉन्ड सी एच की पीक है वो भी हमारे पास यहाँ पे 3100 पे आती है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है कि ये जितने हमारे पास तीनों ऑप्शन है जिनमें सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट है, वो ऑप्शन हमारे पास नहीं होंगे, ठीक, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो क्या है, बी ऑप्शन, जिसको हम ठीक कह सकते हैं। इसको हम स्पेक्ट्रम से भी देख सकते हैं कि जैसे देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया कि CH3 जो है वो डोनेटिंग इफेक्ट है और वो CO के बॉन्ड को स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है। तो उसकी 1700 पे पीक आने की बजाय थोड़ी सी पीक आगे आती है, ठीक है। सो वो आप पीक को देखें तो वो 1743 पे आ रही है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखें कि CO, ठीक है, CO की पीक मैंने आपको बताया था कि 1200 पे आती है, तो देखें कि 1200 के पास पीक आ रही, ठीक है। ये दोनों पीक्स हमारी कंफर्म होंगी। और जो CH3 की पीक होती है, ठीक है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की पीक, वो भी हमारे पास 3000 के पास आ रही है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम को देखते हुए जो
हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट सवाल है, उसमें उसने क्या किया कि हमें एक फार्मूला दे दिया है और फार्मूला दे के उसने पूछा है कि 3 ऑप्शन है और स्पेक्ट्रम को भी देखें और हमें बताएं कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। सो अगर वो आपको इस तरह का अगर वो आपको इस तरह का सवाल दे जिसमें उसने आपको फार्मूला दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप फार्मूले को चेक कर लें कि ये जितने सी हैं, एच हैं या जो भी चीज दी हुई है वो इस जो ऑप्शंस है उसमें पूरे भी आते हैं या नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे C4H7 और Cl है। तो हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, इसमें हम देखते हैं C4 प्रेजेंट है, 1 2 3 4, C4 तो प्रेजेंट है। दूसरे को देखो 1 2 3 4, इसमें भी C4 प्रेजेंट है, 1 2 3 4, यानी कि तीनों ऑप्शंस में C तो 4 प्रेजेंट है। ठीक है, अब H7 होने चाहिए, तो H हम देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे 3H, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो ये हो जाएंगे 3 2 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि ये पहले वाला हमारे पास ऑप्शन एक्सक्लूड हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H9 प्रेजेंट है और जो हमें फार्मूला दिया गया है उसमें जो H है वो 7 प्रेजेंट है। अब अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है, उसमें H गिन लेते हैं, यहाँ पे 3 प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई H प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे कोई H प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है। और जो पहले में हमारे पास 2H ज्यादा हो रहे थे, 9 हो रहे थे, यहाँ पे हमारे पास H5 है। इसका मतलब है जो दूसरे वाला ऑप्शन है वो भी हमारा ठीक नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है जो तीसरे वाला है, उसमें हम देख लेते हैं कि C तो पूरे थे, H पूरे हैं। सो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3H प्रेजेंट है, 3 और यहाँ पे 2, ठीक है, तो 5 और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 6 7, ठीक है। सो इसमें C4 भी पूरे हैं, H भी पूरे हैं और Cl भी एक प्रेजेंट है। सो ये तो हमने सिर्फ फार्मूले को देख के दो जो ऑप्शन है वो एक्सक्लूड कर दिया और एक ऑप्शन बचा जिसको हमने ठीक कर दिया। ठीक है, लेकिन अब अगर हम स्पेक्ट्रम को देखें तो वो हम देखते हैं कि ये देखें, सी डबल बॉन्ड सी की जो पीक है, ठीक है, वो आपको पता है कि 1600 के करीब करीब आती है। ठीक है, और सी डबल बॉन्ड सी एच की जो पीक है वो 3100 के करीब आती है। ठीक है, 3100 के। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये 3100 के पास भी एक पीक प्रेजेंट है। ठीक है, और जो हमारा 1600 है उसके पास भी एक पीक प्रेजेंट है। सो स्पेक्ट्रम को देखते हुए भी हमको यही लग रहा है कि जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, वो ही करेक्ट ऑप्शन है। सो इसको भी हमने देख लिया। सो हम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट सवाल है, उसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको दिया हुआ है और एक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। सो 3 ऑप्शन है, ठीक है। सो इन ऑप्शंस को देखते साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जो पहला ऑप्शन है उसमें OH है, ठीक है, और जो OH है उसकी पीक हमेशा ब्रॉड पीक आती है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये हमने देखते साथ बता दिया, इसको हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। सो अब जो कंपटीशन है वो दूसरे और तीसरे ऑप्शन में है। सो अब हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं। देखिए कि इसमें जो H है वो, सॉरी, जो हमारे पास C है वो 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, C पूरे हैं। जो Cl है वो 1 होना चाहिए, Cl भी दोनों में एक एक है, प्रेजेंट है। O 2 होने चाहिए, O दोनों में 2 प्रेजेंट नहीं है। जो तीसरे वाला ऑप्शन है उसमें एक O प्रेजेंट है, यानी कि पहला ऑप्शन भी हमने एक्सक्लूड कर दिया OH की वजह से, और जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन था वो भी हमने एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि उसमें O एक प्रेजेंट है। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा है, सेकंड वाला। ये तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखते हुए ही इसको एक्सक्लूड किया है, लेकिन अगर हम स्पेक्ट्रम को देखें तो उससे हमें क्या पता चलता है वो देखते हैं। सो अब देखें कि जो सी डबल बॉन्ड ओ की पीक है, ठीक है, वो पीक हमारे पास 1700 पे आती है, तो वो पीक 1700 पे हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, और जो हमारे पास सी बॉन्ड ओ की पीक है वो तकरीबन हमारे पास 1200 पे आती है, तो वो भी हमारे पास 1200 पे पीक प्रेजेंट है। ठीक है, सो इन दोनों पीक्स को हमने देख लिया और वो पीक हमारे पास प्रेजेंट है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूले से भी और स्पेक्ट्रम से भी हमको पता चल गया है कि जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें से जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो ही करेक्ट हो सकता है। ठीक है, वो इस स्पेक्ट्रम के साथ ज्यादा मैच कर रहा है। सो हम आगे बढ़ते हैं।
सो इस जो सवाल है उसमें उसने क्या किया कि हमको फार्मूला दे दिया, ऑप्शंस नहीं दिए। ठीक है, उसने कहा है कि कोई जो स्ट्रक्चर है इसका वो हमको बताएं। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम को देखते हुए। ठीक है, सो सबसे पहले तो इस स्पेक्ट्रम को देखते हुए हम स्ट्रक्चर तो बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें प्रेजेंट कौन सा हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखें क्या कार्बोनाइल की पीक प्रेजेंट है 1700 पे। सो 1700 के करीब करीब एक जो हमारे पास पीक है वो प्रेजेंट है, यानी कि 1677 पर सेंटीमीटर पे एक पीक प्रेजेंट है, जो कि ऑब्वियसली जो हमारे पास कार्बोनाइल है उसी की होगी। ठीक है, सो पहली बात तो ये होगी, अगर इस तरह का कोई भी सवाल दिया गया हो, ठीक है, और उसमें जो सी है, ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया वो सी है, वो क्या हो, आप 6 हो या 6 से ज्यादा हो, तो सबसे पहले जो आपका जो शक जाना चाहिए वो जाना चाहिए क्या इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। सो बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो तो उसके लिए क्या है कि जो 3000 है उस पे बेंजीन रिंग की पीक आती है। ठीक है, और जो हमारे पास 1600 है उस पे भी जारी बात है कि डबल बॉन्ड सी की पीक आती है। सो अब उसको हम देख लेते हैं। ये देखें कि 1600 पे एक पीक प्रेजेंट है, इसका मतलब है डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है। अब अगर हम देखते हैं 3000 पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे भी एक पीक प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ इसमें बेंजीन हो सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें कि इसमें कार्बोनाइल प्रेजेंट है, तो सबसे पहले जो हमने स्लाइड देखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर तो कार्बोनाइल प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, एल्डिहाइड प्रेजेंट हो सकता है, एसिड, अमाइड, ईस्टर या एनहाइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोनल है तो क्या इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट हो सकता है। तो एल्डिहाइड की मैंने आपको निशानी क्या बताई थी, मैं आपको फिर पीछे लेके जाता हूँ कि अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो उसमें क्या होगा, 2750 और 2850 पे दो शोल्डर पीक्स प्रेजेंट होगी। तो इस स्ट्रक्चर्स को देखिए, तो ये 2750 और 2850 पे दोनों शोल्डर पीक्स प्रेजेंट हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है वो एल्डिहाइड का हो सकता है। सो यहाँ तक हमने तीन चीजें कंफर्म की, एक तो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अलावा कार्बोनाइल तो प्रेजेंट था, और कार्बोनाइल के बाद जब हमने एल्डिहाइड को चेक किया तो एल्डिहाइड भी इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब है ये कोई बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर हम इजीली बना सकते हैं। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे। ठीक है, 6 कार्बन वो हो गए, फिर एक सी, फिर एक सी। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 8 कार्बन, और फिर जो सी आएगा उसके साथ डबल बॉन्ड ओ अटैच होगा और फिर आगे एच अटैच होगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है सिनामेल्डिहाइड का। ठीक है, सो इस तरह हम किसी भी स्पेक्ट्रम को इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और उसका कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो बता सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह हो सकता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो ये कुछ सवाल हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमको आईआर में से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो वो कह रहा है कि जो FTIR है, ठीक है, वो किस तरह हेल्प करती है 1 अल्काइन और 3 अल्काइन को डिफरेंशिएट करने में। सो इसमें क्या होगा कि जो 1 अल्काइन है, ठीक है, उसमें जो आपके पास 3 बॉन्ड के साथ जो CH प्रेजेंट है उसकी पीक आएगी 3300 पे। लेकिन जो अगर 3 अल्काइन है, ठीक है, यानी कि जो 3 बॉन्ड है वो सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें CH उसके साथ H तो नहीं होगा, जाहिर बात है, तो उसकी पीक नहीं आएगी। ठीक है, सो इसी तरह टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन को कैसे कर सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा है कि जो टर्शियरी अमाइन है उसमें पीक शो नहीं होगी। सेकेंडरी में क्या होगा कि आपके पास सिर्फ एक पीक शो होगी 3400 पे, और जो प्राइमरी है उस पे 2 पिक्स शो होंगी। ठीक है, वो भी तकरीबन 34 और 3500 पे शो होती हैं। इसी तरह जो नीचे सवाल है उसको भी हम इसी तरह ही क्या करेंगे, बताएंगे कि आईआर को यूज करते हुए हम उनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो लास्ट सवाल देखें उसमें टॉलुइन यानी कि बेंजीन के ऊपर CH3 लगी हो तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड हमको पता चल जाएगा, बेंजीन की जो 3000 पे पीक आती है वो पता चल जाएगी। ठीक है, किसी भी स्पेक्ट्रा को देखते हुए। उसके अलावा जो CH3 की पीक है वो हम देख लेंगे। ठीक है, सो हम इसको इजीली डिटेक्ट
कर सकती हैं। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अगर इसके मुतालिक आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह मैं आपको जितना मुझे पता हुआ मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।